Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss figures of speech. Figures of speech are the poetic devices which are used in literature, especially in poetry. पोएटिक डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस की जगह लिटरेरी डिवाइसेस भी कह सकते हैं जो लिटरेचर में ख़ासकर पोइट्री में यूज़ होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोइट्री प्रोज में, शॉर्ट स्टोरीज़ में, नावल्स में, प्लेज में, ड्रामाज में भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये पोइट्री में यूज़ होते हैं। अभी जो सिलेबस पेपर होगा तो तकरीबन 7 to 8 MCQs इस टॉपिक से आएंगे, तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ। और जो फर्स्ट ईयर बुक है, टेक्स्ट बुक, मोस्टली एग्जांपल्स मैं उधर से ही दूंगा, क्योंकि MCQs के अलावा जो स्टेंजा कंप्रेंशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी मोस्टली इसी टॉपिक से आएंगे। द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. सिमिली इज a comparison between two things using the words like or as. इस तरीके की कंपैरिजन जिसमें लाइक और एज जैसी वर्ड यूज्ड हो तो इसको हम कहेंगे सिमिली. फॉर एग्जांपल, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लाइन, ही इज़ लाइक अ लॉइन. तो ये दोनों सिमिली एग्जांपल्स हो गई. लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स, द वर्ड इज टू मच विद अस में यूज़ हुआ था. सेकंड वन इज मेटाफर. इट इज़ ए कंपेरिजन विदाउट एज आर. अब अगर एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज़ ना हो तो फिर हम उसको कहेंगे मेटाफर. ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ द क्लास. अब अगर ये इस तरह होता ही इज़ लाइक द ब्लैक शीप ऑफ द क्लास तो फिर ये सिमिली होता. नंबर 3 इज एक्सटेंडेड मेटाफर. एक्सटेंडेड मेटाफर इज अ कंपेरिजन विच इज प्रेजेंट आर विच इज़ कैरिड आउट इन मोर देन वन लाइन. एक से ज़्यादा लाइन में हो, यूजुअली ये थ्रू आउट द पोएम भी होता है, तो उसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर. मिसाल के तौर पर जो गुड टेम्पर है उसमें गुड ट्रीज और गुड मैन की कंपैरिजन की गई, और ये कंपैरिजन एक लाइन में नहीं है बल्कि थ्रू आउट द पोएम है, तो इसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड मेटाफर. इसी तरह मदर टू सन में मदर की जर्नी, लाइफ की स्ट्रगल को कंपेयर किया गया एक पाथ, एक रोड के ऊपर ट्रेवल के साथ, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हर्डल्स, शार्प मटेरियल, नेल्स और टैक्स मौजूद है, और वो कंपेरिजन थ्रू आउट द, तो एक एक्सटेंडेड मेटाफर है. नंबर 4 इज एपिक सिमिली. एपिक सिमिली इज सिमिली इन मोर देन वन लाइन. जिस तरह एक्सटेंडेड उसी तरह एपिक सिमिली. इसकी कोई एग्जांपल फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की बुक में नहीं है. पैराडाइज लॉस्ट जो कि जॉन मिल्टन की पोएम है वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ है. बहरहाल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक से ज़्यादा लाइन में सिमिली हो तो फिर वो एपिक सिमिली होगा. नंबर 5 इज़ इंजैम्पमेंट. इंजैम्पमेंट, इट इज़ व्हेन an idea doesn't complete at the end of a line but extends into the next line. जब किसी पोएम की लाइन के एंड पे बात कंप्लीट ना हो जाए बल्कि अगले लाइन तक इसको हम कहते हैं. मिसाल के तौर पर द वर्ल्ड इज़ टू मच में था आई वुड रादर बी. अब बी के बाद लाइन के एंड पे आइडिया कंप्लीट नहीं है बल्कि अगली लाइन अब पे अगर नेक्स्ट लाइन में उधर तक एक्सटेंडेड है, तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच हम कहते हैं इंजैम्पमेंट. इसी तरह मदर टू सन में आई विल टेल यू सन, अब इसके बाद आइडिया कंप्लीट नहीं, नेक्स्ट लाइन तक एक्सटेंडेड है, तो ये होगा इंजैम्पमेंट. नेक्स्ट इज एपोस्ट्रोफी. इट इज़ एन एड्रेस टू समवन. जब किसी को हम एड्रेस करें, पोइट एड्रेस करें, उसको हम कहेंगे एपोस्ट्रोफी. उसमें आया था द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में ग्रेट गॉड को एड्रेस कर रहा था, तो ये इंजैम्पमेंट एपोस्ट्रोफी होगा. एक तो पंक्चुएशन वाला एपोस्ट्रोफी वो अलग है, ये फिगर ऑफ स्पीच है. नेक्स्ट इज इल्यूजन. इल्यूजन इज अ रेफरेंस. राइटर जब किसी पास्ट इवेंट या बुक, स्पेशली बाइबल की तरफ उसकी कोई रेफरेंस हो, उसको हम कहेंगे इल्यूजन. जिस तरह प्रोटियस और ट्राइटन की रेफरेंसेस दिए द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में, तो वो इल्यूजन है. स्टेयरकेस यूज्ड मदर टू सन में, वो भी इल्यूजन है. नेक्स्ट इज नंबर 8 एपिग्राम.
इट इज़ अ कोटेशन, किसी बंदे के एग्जैक्ट वर्ड्स, किसी रिनाउन पर्सन की एग्जैक्ट वर्ड्स कोट हो जाए, इसको हम कहेंगे एपिग्राम। जिस तरह कायद अज़म की है वर्क, वर्क एंड वर्क, यू कैन गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, यू कैन गो टू वगैरह। जिस तरह कोई भी एग्जैक्ट वर्ड्स हो, एक्चुअल वर्ड्स हो किसी बंदे के, तो उसको हम कहेंगे एपिग्राम। और इसकी पहचान इस तरह होगी कि ये कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज, इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज होता है। नंबर 9 इज़ इलिट्रेशन। Alliteration is the repetition of the same sound at the start of the different words in a line. वर्ड्स के स्टार्ट में, जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो एम की साउंड है ये इन दोनों वर्ड्स के स्टार्ट में है, तो इसका हम कहेंगे लिटरेशन। इसी तरह यहाँ पर कोड कमांड में देखेंगे तो ये का साउंड दोनों वर्ड्स के स्टार्ट में, तो ये लिटरेशन होगा। नंबर 10 इज एजोनेंस, द रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड्स नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द डिफरेंट वर्ड्स इन अ लाइन। अब ये आप देखेंगे, ये वैसे एग्जाम्पल तो जो एच साउंड है ये तो इलिट्रेशन की होगी, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। एजोनेंस जब वावल, हाँ सही है, ये ओ की जो साउंड है ये फिर ठीक है, ये एजोनेंस साउंड होगा। एच वाली जो साउंड है तो वो उसमें, लेकिन एच वाली साउंड तो और में प्रोनाउंस ही नहीं होता, वो तो साइलेंट है, तो इस वजह से ये फिर वो नहीं होगा, एजोनेंस की एग्जांपल नहीं होगी। एजोनेंस की एग्जांपल जब कोई वावल साउंड आ जाए और वो वावल साउंड किसी दो वर्ड्स की स्टार्ट में ना हो बल्कि मिड में हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइट और साथ में मैं लिखता हूँ लाइट, तो इसमें ये जो वावल की साउंड होगी इसको हम कहेंगे एजोनेंस। इसी तरह स्लीप मीट, तो इसमें भी ये जो वावल की साउंड मिड में आ रही है ये एजोनेंस की एग्जाम्पल होगी। बार्क कार, इसमें जो आ की साउंड मिड में आ रही है ये एजोनेंस। कॉन्सोनेंट, द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉट एट द स्टार्ट। अब अगर कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट, मिसाल के तौर पर ये जो इनकी साउंड है ये कॉन्सोनेंस, अब ये मेनली मेन देख ले, इसमें लिटरेशन भी है, इसमें एजोनेंस भी, इसमें कॉन्सोनेंस भी है। मिसाल के तौर पर अगर ये स्टार्ट वाली साउंड कंसीडर करें तो ये इलिट्रेशन होगा। स्टार्ट में चाहे वावल हो या कॉन्सोनेंट हो वो इलिट्रेशन ही होगा। फिर मिड में अगर वावल हो, जिस तरह ये आ की साउंड है तो ये एजोनेंट, मिड में कॉन्सोनेंट हो तो ये कॉन्सोनेंट, जिस तरह ये एन की साउंड है। एक सेंटेंस है, दिस शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो इसमें शी जो एस साउंड है स्टार्ट में डिफरेंट वर्ड्स के, तो ये होगा इलिट्रेशन, इस तरह शी सेल्स। अब इसमें जो ई साउंड है मिड में ये एजोनेंस होगा, और जो एल साउंड है मिड में वो कॉन्सोनेंस होगा। नंबर 12 इज एनाफोरा। एनाफोरा इज when a word or an expression is repeated at the start of the different lines of a poem. different lines के स्टार्ट में आप देखेंगे मदर टू सन में तो 3 लाइन्स के स्टार्ट में ये वर्ड रिपीट हुआ है। तो जब डिफरेंट लाइन्स के स्टार्ट में कोई वर्ड या कोई एक्सप्रेशन रिपीट हो जाए उसको हम कहेंगे एनाफोरा। जिस तरह एफ पोएम में एफ यू रिपीट हुआ है। रीफ्रेन, रीफ्रेन इज द रिपीटिशन ऑफ अ लाइन, पूरी लाइन रिपीट हो जाए। जिस तरह ड्रीम विद इन अ ड्रीम में लाइफ एज अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, और इसी तरह मदर टू सन में लाइफ फॉर मी एंड बिन एजी, लाइन रिपीट हुआ है, स्टार्ट में भी यूज़ हुआ और एंड पे भी यूज़ हुआ है। तो इस तरह की जब पूरी लाइन रिपीट हो जाए उसको हम कहेंगे रीफ्रेन। राइम इज़ द सेम साउंडिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ डिफरेंट लाइन्स। अब डिफरेंट लाइन्स के एंड पे, मिसाल के तौर पर गुड टेम्पर में आप देखेंगे तो इसमें है फाइट, अगली लाइन के एंड पे फिर है लाइट। सेम साउंडिंग वर्ड्स जब डिफरेंट लाइन्स के एंड पे आ जाए उसको हम कहेंगे राइम या राइमिंग स्कीम। अच्छा, इसके साथ रिदम होगा, तो रिदम is the constant flow of sounds, या
द सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स इन ईच लाइन ऑफ अ पोएम। हर पोएम की हर एक लाइन में जब सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स हो उसको हम कहेंगे रिदम। मिसाल के तौर पर गुड टेम्पर देखेंगे तो उसकी फर्स्ट लाइन में भी 8 सिलेबल्स है और सेकंड लाइन में भी 8 सिलेबल्स है, तो वो रिदम होगा। तो इसके साथ एक कनेक्टेड वो भी आ जाएगा रिदम। राइम तो अपनी जगह हो गया, रिफ्रेन भी हो गया और ये रिदम आ जाएगा। नेक्स्ट इज फ्री वर्स। फ्री वर्स इज अ पोएम वेयर देयर इज़ नो राइम एंड नो रिदम। या कोई पोएम इस तरीके से लिखी गई हो जिसमें न राइम हो न रिदम, मतलब न सेम नंबर ऑफ सिलेबल्स हो और न एंड पे सेम साउंडिंग सिलेबल्स हो, साउंड्स हो, जिस तरह मदर टू सन है, तो वो फ्री वर्स है। ब्लैंक वर्स पोएम वेयर देयर इज राइम बट नो राइम रिदम रिस्पेक्टिवली। अब ब्लैंक वर्स में ये होगा कि या राइम होगा रिदम नहीं होगा, या रिदम होगा, मतलब दोनों में से एक होगा एक नहीं होगा, तो उसको फिर हम ब्लैंक वर्स। जब दोनों ना हो तो वो फिर फ्री वर्स, ना राइम ना रिदम, फ्री वर्स, दोनों में एक हो तो वो फिर ब्लैंक वर्स। पैराडॉक्स इट इज़ अ सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। जब कोई स्टेटमेंट ज़ाहरी तौर पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तज़ाद उसमें नज़र आता हो, लेकिन एक्चुअली उसमें एक डीप मीनिंग, एक डीप सेंस होती है जब हम उसको केयरफुली रीड करें। मिसाल के तौर पर ये देखें, अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम, ज़ाहरी तौर पर इसमें तज़ाद है, लेकिन जब हम पोएम देखते हैं और इसको केयरफुली रीड करते हैं तो फिर उसमें एक मीनिंग है। द नेक्स्ट एग्जांपल है, द ओनली थिंग आई नो इज़ आई नो नथिंग। मुझे एक चीज़ पता है और मुझे कुछ भी नहीं पता। इसी तरह चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये भी एक पैराडॉक्स है। ज़ाहरी तौर पर इसमें तज़ाद है, लेकिन जब हम इसको डीपली रेड करें तो फिर इसमें मीनिंग होती है। द कंपनी हैज़ ओनली वन पॉलिसी, दे हैव नो पॉलिसी। द कंपनी हैज़ ओनली वन पॉलिसी, दे हैव नो पॉलिसी। उनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी हो रही है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस तरह की कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो ज़ाहरी तौर पर कंट्राडिक्टरी हो उसको हम कहेंगे पैराडॉक्स। नंबर 18 इज़ पन। इट इज़ व्हेन अ सिंगल वर्ड हैज़ मोर देन वन मीनिंग। जब एक वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स हो, मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस देखिए, आई सा अ सा दैट कुड नॉट सा। फर्स्ट सा का मतलब है देगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सेकंड सा का मतलब है कटिंग टूल और थर्ड सा का मतलब है कट। तो ये एक एग्जांपल है पन की, आई सा अ सा दैट कुड नॉट सा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, आई सा अ स्प्रिंग स्प्रिंगिंग इन द स्प्रिंग। यहाँ पर फर्स्ट स्प्रिंग का मतलब है मेटल, सेकंड स्प्रिंग का मतलब है मूविंग, इसका मतलब है वाटर, इसका मतलब है सीजन। एक ही वर्ड है और उसकी मल्टीपल मीनिंग्स है, इसको हम कहेंगे पन। आई नोटिस अ नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एक ही वर्ड है, 3 डिफरेंट मीनिंग्स में यूज है, इसको हम कहेंगे पन। नंबर 19 इज रिटोरिकल क्वेश्चन। It is a question that is asked just for the sake of expressing feelings, not deriving answers. ऐसे क्वेश्चंस जो आंसर डिराइव करने के लिए ना पूछी जाए बल्कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की एक्सप्रेशन के लिए। मिसाल के तौर पर द वेस्टलैंड में बहुत ज़्यादा यूज़ है, हु इज़ एज रिच एज दैट। इसी तरह अगर हम कहते हैं एज इट लाइफ, ये भी कोई ज़िंदगी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन, जो राइटर सिर्फ अपनी फीलिंग्स इमोशंस की एक्सप्रेशन के लिए करें, ना कि आंसर डिराइव करने के लिए। नंबर 20 इज़ हाइपरबली। इट इज़ एन एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, जब बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाए। 10,000 आई सा एट अ ग्लांस, उधर जाके उसने काउंट नहीं किया था कि वो 10,000 थे, जस्ट बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया है। ये बात मैं 50 बार बता चुका हूँ। इसी तरह जोल 33,000 बार बाण जा चुके थे, तो ये सिर्फ बात को बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट किया जाता है। इस तरह केसेस में कोई रियलिटी नहीं होती उसमें। सिनेक्टिकी इज द नेक्स्ट। सिनेक्टिकी इज अ पार्ट होल और होल पार्ट रिलेशन। जब हम पार्ट मेंशन करके होल की मीनिंग ले या होल मेंशन करके पार्ट, मिसाल के तौर पर वी नीड 20 हेड्स फॉर दिस टास्क। यहाँ पर 20 हेड्स का मतलब है 20 ह्यूमंस, तो उनकी पार्ट्स ये मेंशन की गई है और इसका मतलब 20 ह्यूमंस होता है, तो ये हम कहेंगे इसको सिनेक्टिक। या वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में
राइटर ने द वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इस द वर्ड का मतलब है ओनली द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो होल मेंशन करके पार्ट की मीनिंग या पार्ट मेंशन करके होल की मीनिंग, इसको हम कहेंगे सिनेक्टिक। जिस तरह यहाँ पर पार्ट है होल और द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, वर्ल्ड वहाँ पर होल और मीनिंग उसकी है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। 22 मेटोनिमी, इट इज़ व्हेन एन एंटिटी आर अ पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट। जब किसी बंदे को या किसी चीज़ को हम उससे रिलेटेड किसी और चीज़ के ज़रिए रिप्रेजेंट कर उसको हम कहेंगे मिसाल के तौर पर द बेंच डिसाइडेड इन हिज फेवर। यहाँ पर बेंच का मतलब है जज। तो अब बेंच और जज रिलेटेड है, हमने जज को रिप्रेजेंट किया बेंच के ज़रिए, इसको हम कहेंगे मेटोनिमी। किंग या क्वीन को अगर हम क्राउन के ज़रिए रिप्रेजेंट करें तो दोनों इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, तो इसको हम कहेंगे मेटोनिमी। इसी तरह अ पेन इज़ माइटियर देन अ स्वॉर्ड। पेन का मतलब है एजुकेशन, स्वॉर्ड का मतलब है वॉर, इंटर क्लोजली रिलेटेड वर्ड के साथ हमने रिप्रेजेंट किया, तो ये होगा मेटोनिमी। द नेक्स्ट वन इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट, इट इज़ व्हेन द क्वालिटी इज़ शिफ्टेड और ट्रांसफर्ड। मिसाल के तौर पर ही स्पेंड मेनी स्लीपलेस नाइट्स। अब स्लीपलेस जो है ये क्वालिटी है, असल में ये बंदा स्लीपलेस था, लेकिन ये क्वालिटी यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है इधर नाइट्स। तो इस तरह की फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें क्वालिटी ट्रांसफ़र की गई जाती है। ही हैड अ बोरिंग ट्रेवल, वो नहीं ट्रेवल नहीं बोरिंग थी, वो बोरिंग था, लेकिन ये यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई है। नेक्स्ट इज आयरनी, इट इज़ व्हेन देयर इज़ अ कंट्रास्ट बिटवीन टू सिचुएशंस। जब दो सिचुएशन के दरमियान तजाद हो, मिसाल के तौर पर उज़िमेंडियस में एक तरफ वो कहता है आई एम किंग ऑफ किंग्स, फिर वो कहते हैं नथिंग रिमेन्स, तो ये एक आयरानिकल सिचुएशन है। इसी तरह प्रोग्रेस में टाइटल से नज़र आता है कि कोई प्रोग्रेस होगी, डेवलपमेंट होगी, लेकिन इनसाइड द स्टोरी इस तरह कोई प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि जो प्रोग्रेस है वो नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, इवल्स को ख़त्म करने की तरफ एक स्टेप है। तो आयरानिकल टाइटल भी हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है इमेजरी, इट इज़ व्हेन द लैंग्वेज अपील्स टू वन ऑफ द 5 सेंसेस। जब लैंग्वेज इस तरह यूज़ हो कि आपके 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस को अपील, इसको हम कहेंगे इमेजरी। 5 सेंसेस है टच, साइट, स्मेल, हियर और टेस्ट। मिसाल के तौर पर द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में जब राइटर कहते हैं दे सी डेड बेयर्स हर बॉसम, तो वो होगा इमेजरी ऑफ साइट, हमारे माइंड में एक स्केच बनता है। इसी तरह हैज़ फर्स्ट लाइट जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह एक स्केच बनता है कि लेज है, समंदर है, रॉक है, और इसी तरह उसके पेरेंट्स है, सिबलिंग्स है। फिर जब वो सिंगिंग करते हैं तो वो हियरिंग को अपील करते हैं। इस तरह कोई फूड हो तो वो उसकी स्मेल, तो फिर टेस्ट, इमेजरी ऑफ स्मेल, ये डिफरेंट फिर टाइप्स आ जाती है इमेजरी की। द नेक्स्ट इज सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म इज़ व्हेन अ कंप्लीट नहीं, ये कंक्रीट होगा। अ कंक्रीट एंटिटी रिप्रेजेंट इन एब्स्ट्रैक्ट वन। जब कोई कंक्रीट एंटिटी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को रिप्रेजेंट करे, इसको हम कहेंगे सिम्बॉल। मिसाल के तौर पर वाइट फ्लैग, वाइट झंडा कंक्रीट है, ये रिप्रेजेंट करते हैं पीस को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। द रोड नॉट टेकन में रोड मीन्स चॉइस, ऑप्शन। अब रोड कंक्रीट है और चॉइस या ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसको हम कहेंगे सिम्बॉलिज्म। इसी तरह रेड रोजेस लव, तो ये हो जाएगा सिम्बॉलिज्म। रेड सिग्नल डेंजर, ये हो जाएगा सिम्बॉलिज्म। ओनोमेटोपोया इज द नेक्स्ट, इट इज़ व्हेन देयर इज़ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द साउंड इन द वर्ड। गा गा गा, जिस तरह साउंड है उसी तरह ये वर्ड है, इसको हम कहते हैं ओनोमेटोपोया। स्क्विश, स्क्विश जो फ्रॉम मदर विद लव में था, जिस तरह साउंड है उसी तरीके का वर्ड है, इसको हम कहते हैं ओनोमेटोपोया।
पॉलीसाइडेटन, पॉली मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, जब एक से ज़्यादा कंजंक्शन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, रिक्वायर्ड से ज़्यादा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कंजंक्शन एक रिक्वायर्ड है लेकिन यूज़ ज़्यादा है, एंड सन, एंड एयर, एंड लाइट, इसको हम कहते हैं पॉली। और जब रिक्वायर्ड एक और एक भी यूज़ ना हो उसको हम कहेंगे फिर ए मीन्स विदाउट। जिस तरह यहाँ पर रिक्वायर्ड है लेकिन एक भी नहीं यूज़ है तो वो फिर हो जाएगा ए साइड। द नेक्स्ट इज एपिजेक्सिस। It is when a single word is repeated for stress or emphasis. It is very easy. अब ये very वर्ड जो है ये रिपीट हुआ है, सेम वर्ड रिपीट हुआ है स्ट्रेस के लिए, इसको हम कहेंगे एपिजेक्सिस। 31 इज वोल्टा। एपिजेक्सिस की एक और एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि अक्सर कोई ऐसे वर्ड ख़ासकर म्यूज़िक में, गानों में यूज़ होते हैं कि वो रिपीट होते हैं रिदम क्रिएट करने के लिए, तो उसको हम फिर कहेंगे एपिजेक्सिस। इसके दो पर्पसेस है, दो फंक्शंस है, या तो इसके ज़रिए रिदम क्रिएट करना होता है और या स्ट्रेस एम्फेसिस। जिस तरह शेक्सपियर की फेमस है एक टुमारो टुमारो एंड टुमारो, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। वोल्टा, इट इज़ द थॉट शिफ्टिंग पॉइंट इन ए सोनेट। सोनेट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ऑक्टेव 8 लाइन्स वाला, एक होता है सिस्टेट 6 लाइन वाला। ऑक्टेव में प्रॉब्लम होता है, सिस्टेट में सोल्यूशन होता है। जब ऑक्टेव से सिस्टेट की तरफ जाते हैं थॉट शिफ्ट होता है, उस थॉट शिफ्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं वोल्टा। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में पहले स्टेंजा में वो मटेरियलिज्म की बात करता है, अगली स्टेंजा में वो फिर उसको अवॉइड करने की बात करता है, सॉल्यूशन की बात करता है कि किस तरह वो इन सिचुएशन से गेट रेड करेगा। तो वो जो ऑक्टेव से सिस्टेट की तरफ जाके वो टर्निंग पॉइंट होता है उसको कहते हैं वोल्टा। इसी तरह ओज़ाइमेंडिस में भी देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेंजा में एक बात होती है, दूसरे में फिर उसकी जो स्टैचू होती है उसकी डिस्क्रिप्शन और उसकी आयरानिकल सिचुएशन की बात होती है, इसको हम कहेंगे वोल्टा। सेशोरा इज़ अ पॉज इन द लाइन, एक लाइन में जब पोएम हो, जिस तरह स्टूड इन द डेजर्ट, उसके बाद एलिप्सिस यूज्ड है ओज़ाइमेंडिस में, तो एक पॉज, एक ब्रेक आ जाए लाइन की इन साइड, उसको हम कहेंगे सेशोरा। 33 इज इंसिनुएशन, इट इज़ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस, जब किसी चीज़ को इनडायरेक्टली रेफर किया जाए, जिस तरह सेकंड ईयर में है द टॉयज़ में डेथ को वो इनडायरेक्टली रेफर करते हैं, ट्रांस्ट ब्रेथ, तो उसको हम कहेंगे फिर इंसिनुएशन। डायरेक्ट रेफरेंस हो तो फिर एलूजन हो जाता है। नंबर 34 इज यूफेमिज्म, इट इज़ अ माइल्ड वे ऑफ सेइंग समथिंग नेगेटिव, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट, कोई हार्श स्टेटमेंट जब अच्छे अल्फाज में सॉफ्ट वे में बताई जाए, इसको हम कहते हैं यूफेमिज्म। मिसाल के तौर पर यू आर द मंडे ऑफ माई लाइफ, इट मीन्स व्हेन समवन इज़ बोरिंग फॉर यू, यू से दिस टू हिम और हर। किसी बंदे को आप ये कहना चाहे कि वो आपके लिए बोरडम काज करते हैं, आपके लिए बोरिंग है, उसके तो उसको आप अगर यू आर द मंडे ऑफ माई लाइफ, इट मीन्स जिस तरह मंडे के आने से बंदे की एंटरटेनमेंट एन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाती है, बोर्डम कॉज होती है, उसी तरह उस बंदे की वजह से। यू डिज़र्व मच बेटर, अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है, प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा है और जवाब में वो कहे यू मच डिज़र्व मच बेटर, अब ज़ाहरी तौर पर तो ये उसने अच्छा जुमला कहा है, लेकिन इसके ज़रिए वो उसकी ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है, उसकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर रहा है। या ही इज़ नो मोर विद अस, किसी की डेथ की बात करनी हो तो अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में जब आप करें, इसको कहते हैं यूफेमिज्म। नंबर नेक्स्ट इज़ लाइटिटीज़, इट इज़ व्हेन 2 नेगेटिव्स आर यूज फॉर अ पॉजिटिव, 2 नेगेटिव वर्ड्स की जब एक पॉजिटिव मीनिंग के लिए यूज़ हो। मिसाल के तौर पर यू आर नॉट रॉन्ग, अ ड्रीम में अ ड्रीम में है, तो यू आर नॉट रॉन्ग मीन्स यू आर राइट, 2 नेगेटिव है ये, नॉट भी नेगेटिव, रॉन्ग भी नेगेटिव, इन दोनों नेगेटिव का मतलब है एक पॉजिटिव, यू आर राइट। इसी तरह इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट मीन्स इट इज़ पॉसिबल, 2 नेगेटिव जब एक पॉजिटिव के लिए यूज़ हो, इसको हम कहते हैं लाइटिटीज़।
Personification is the next. It is when the traits of humans are given to non-living things. Non-living things को इंसानों वाली क्वालिटीज़ दी जाए, इसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन. गुड टेम्पर में द ट्री दैट नेवर हैड टू फाइट इंसान की क्वालिटी है, या वो ट्री को दी गई है, तो ये पर्सनिफिकेशन होगा. इसी तरह दे सी दैट बेयर्स हर बॉसम, उसमें आया था द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में स्लीपिंग लाइक फ्लावर्स वगैरह, उसमें उस लाइन में विंड की बात कर रहा था. एंटीथेसिस, इट इज़ व्हेन टू आइडियाज़ आर यूज्ड टू अपोजिट आइडियाज़. मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस. टू अपोजिट आइडियाज़ एक साथ यूज्ड हो, इसको हम कहेंगे एंटीथेसिस. 38 इज ऑक्सीमोरॉन. Oxymoron is when two opposite words are used without a conjunction. Two opposite का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में पढ़ा था सॉर्डिड बून. सॉर्डिड मीन डिसगस्टिंग, शॉकिंग, अपॉलिंग. नेगेटिव बून मीन ब्लेसिंग, पॉजिटिव. एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बगैर कंजंक्शन की यूज़ है, इसको हम कहेंगे एक्सिमोरॉन. हार्श नेगेटिव है, रियलिटी पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव बगैर कंजंक्शन की तो होगा ऑक्सीमोरॉन. बेटर और स्वीट पेन वगैरह, जब भी इस तरह हो कि दो अपोजिट वर्ड्स, दो अपोजिट का मतलब है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बगैर कंजंक्शन के, तो ये ऑक्सीमोरॉन. एंटीथेसिस और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स नहीं, दो अपोजिट आइडियाज़, मतलब दो अपोजिट सेंटेंसेस या दो अपोजिट क्लासेस होते हैं. यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स बगैर कंजंक्शन के, ये भी कंडीशन है कि बगैर मिसाल के तौर पर द साइलेंस वाज डेफनिंग. अब साइलेंस और डेफनिंग अपोजिट हो गए, तो बगैर कंजंक्शन के इसको हम कहेंगे ऑक्सीमोरॉन. द लास्ट वन इज़ ड्रामेटिक मोनोलॉग. इट इज़ व्हेन अ सिंगल स्पीकर टेल्स एट अ क्रूशियल और क्रिटिकल स्टेज. किसी क्रिटिकल पॉइंट पे आकर जब एक ही स्पीकर बात कर रहा हो, इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग. फ्रॉम नहीं, मदर टू सन पोएम में मदर एक क्रिटिकल स्टेज, एक क्रूशियल पॉइंट पे बात कर रही थी और सिर्फ वो बात कर रही है, तो वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है. रोड नॉट टेकन भी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है. एक ही बंदा और एक क्रिटिकल पोजीशन पे आके बात कर रहा है, और ये मोस्टली पोएम्स में ही होता है. इसी तरह अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम भी हम कह सकते हैं कि स्पीकर उसमें बात करे, तो जब एक बंदा बात करे और एक क्रिटिकल एक क्रूशियल स्टेज हो, तो उसको हम कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग. दो बंदे बात करें तो वो फिर होगा डायलॉग, जो कि मोस्टली फिर प्लेज और ड्रामाज में यूज़